Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Han, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज का शो इज हेल्थ स्पेशल शो। हेल्थ स्पेशल शो पहले भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, पेश कर चुके हैं। आज इस हेल्थ स्पेशल में हमारे साथ बड़े ही मायानाज डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला हारून साहब हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला हारून साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला हारून साहब ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के जी, एंड ही इज हैविंग मोर देन 30 years एक्सपीरियंस इन सर्विंग दिस प्रोफेशन जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इनको जहमत देने का मकसद ये था कि हम आपके साथ शेयर करें डॉक्टर साहब की खूबसूरत हेल्थ टिप्स। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी अलामत हों किसी एक कॉमन मैन को तो वो अपने आप को समझे कि मुझे फौरी किसी न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि चूंकि हम डॉक्टर्स बेसिकली कुछ न्यूरोसर्जरी से ज्यादा आगाही नहीं होती, और मेरे एक्सपीरियंस में ये आया है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको प्रॉपर न्यूरोसर्जिकल गाइडेंस की जरूरत होती है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमारे न्यूरोसर्जिकल कॉमन प्रैक्टिस में नजर चीज आती है, दैट इज हेडेक। अब मसला ये है कि क्या सारी सर दर्द न्यूरोसर्जरी की है? आंसर इज नो। लेकिन सर्टनली ऐसी सर दर्द जिसके साथ खास तौर पर सुबह के टाइम उल्टी, मतली या कह की शक्ल नमूदार हो, या आपकी सर दर्द के साथ नजर की कमजोरी हो रही हो, या आपको सर दर्द के साथ मिर्गी के दौरे पड़ रहे हो, या आपको सर दर्द के साथ एक दाईं या बाईं साइड जो उसका फालज हो रहा हो, या आपको सर दर्द के साथ कुछ बोलने का या निगलने का कोई मसला हो, इस सूरत में, या ऐसी सर दर्द जिसको आम डॉक्टर्स को समझ नहीं लग रही और वो सर दर्द परसिस्टेंट मौजूद है, तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि आप जो है ना फौरी तौर पर वो न्यूरोसर्जन को मिले। क्योंकि न्यूरोसर्जरी एक ऐसी चीज है, जितनी आप जल्दी किसी भी न्यूरोसर्जन को मिलेंगे उतनी ही उसकी तशखीस और उसकी इलाज और उसकी पेचीदगी से हम बच सकते हैं। अच्छा सर, डॉक्टर साहब एक आपने लफ्ज बोला परसिस्टेंट मौजूद है, तो व्हेन यू से परसिस्टेंट इसका मतलब कितने अरसे वो इस चीज को ऑब्जर्व करे एक पेशेंट जो है, या 2 3 4 दिन अगर होते हैं तो इस पीरियड में इसी को समझेगी दिस इज अ परसिस्टेंट, दिस इज द कॉज, नो आई मस्ट गो टू द न्यूरोसर्जन। कोई खास ड्यूरेशन की कट ऑफ लाइन तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी 1 महीने से ज्यादा परसिस्टेंट सर दर्द हो जा रही है और वो आम अद्वियात से नहीं रुक रही, तो 1 महीने से अगर ज्यादा तो हम इसको परसिस्टेंट का लफ्ज यूज कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने साथ बताया कि साथ बुखार, सर दर्द हो, उसके बाद बतरी, सुबह के टाइम उसको अगर उल्टी आती है, फिर कमर में दर्द है, और फिर अगर उसमें सर बुखार की अलामत भी है कि उसका टेम्परेचर है कितना हो? बुखार की अलामत जी जी बड़ी अलार्मिंग है कि बाज़ औक़ात हमारे कान में पीप बह रही होती है। याद रहे कि हमारी आंखें, हमारे जो कान हैं, ये दिमाग के हमसाए हैं। जब भी आंख में कोई मसला हो तो या कान में कोई मसला हो, इसका असर या इसकी सरायत जो है वो दिमाग तक जरूर जाती है। बाज़ का पुराने मुजम्मन कान बहने की सूरत में कान का जो रेशा है ये आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में सरायत कर जाता है, और जो इंसान है या पेशेंट है वो कान के इलाज में रहता है, और अल्टीमेट पता ये चलता है कि कान में दिमाग में रेशा पड़ चुका है। तो मेरा अपना ख्याल है ये है कि अगर कोई मुजम्मन कान बह रहा हो, उस सूरत में भी आपको न्यूरोसर्जन को जरूर मिलना चाहिए। ठीक है। अगर वो ईएनटी के पास चले गए हैं कान की वजह से, आई वाले के पास चले गए हैं आंख की कमजोरी की वजह से, और मतली की रीजन की वजह से वो फिजिशियन के पास चले गए हैं, तो इज इट गुड और प्रॉपर, या जो रेलिवेंट डॉक्टर हैं या वो कंसर्न डॉक्टर हैं वो फिर रेफर करेंगे आपके पास अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द इशू जो फेस कर रहा है कॉमन पेशेंट? मोस्टली तो डॉक्टर्स ही रेफर करते हैं, लेकिन मेडिकल अवेयरनेस की एक बड़ी एक पेशेंट में होना बहुत जरूरी चीज है कि अगर वो देख रहा है कि मेरे कान के बहने के साथ साथ मुझे खुदा ना खास्ता को सरदर्द होनी शुरू हो गई है, तो मेरा अपना ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं कि आप एक न्यूरोसर्जन की ओपिनियन ले। जी जी जी, सही बात है। अच्छा सर, अभी आपने ओपिनियन कहा, तो किन किन हालात में
लाजमी ओपिनियन ले ले, एक तो नहीं ओपिनियन ले ले, एक होता है जी दीज आर द सिम्टम व्हेन यू मस्ट से ओके टेक द ओपिनियन ऑफ द न्यूरोसर्जन। जैसे आपने कुछ सिम्टम बताए हैं, लेकिन कुछ सिम्टम की उसकी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन अगर उसको अगर उस अगर उसको किसी भी सर दर्द के साथ उसको बेहोशी का एलिमेंट, या उसको नजर की कमजोरी बड़ी सीवियर हो रही है, या उसको उल्टियां बड़ी शदीद आ रही हैं सर दर्द के साथ, या उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो इस सिलसिले में बिल्कुल भी देर नहीं करनी। ठीक है। अच्छा सर, डॉक्टर साहब अगर वो किसी वजह से एक पेशेंट केयर नहीं करता, बात का होता है कि डायग्नोज नहीं हो पड़ा है, गलत डायग्नोस उसकी तरफ चल पड़े, या पेशेंट कई होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते बेचारे, वो गाड़ी बैठे रहते हैं, तो उस पर क्या क्या खतरात होते हैं फिर ऐसे ऐसे हालात में, अगर क्या क्या खुदा ना खासा मुमकिन किस्म के खतरात हो सकते हैं उसकी सेहत को? अरे भाई, एक हमारे कहावत है कि बीमारी और बुराई इसको फौरी तौर पर कवर करें। खास तौर पर ब्रेन के मामले में आप जितनी जल्दी उसकी बीमारी की तशखीस होगी, जितनी जल्दी उसका इलाज शुरू होगा, उतनी ही कम उसकी पेचीदगी होगी, उतना ही कम उसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, और उतनी ही जल्दी शिफा होने के चांसेस। माशाल्लाह। लिहाजा जब भी आपको किस किस्म का मसला आए, अर्लियर यू गो द बेटर इट इज द आउटकम। तो ये सर, ये मतलब अभी जो सेकंड पार्ट अभी आपने बताया कि देयर आर वेरी गुड चांसेस कि जितनी जल्दी हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे उतनी जल्दी देर आर चांस, क्योंकि ये मामला दिमाग का मामला है, और दिमाग का मामला। अच्छा सर, ये दिमाग के मामले को हम बहुत ज्यादा मतलब पेचीदा क्यों कहते हैं? अक्सर तो लोग कहते हैं हार्ट इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन, दिमाग को भी के मामले में एज ए न्यूरो सर्जन मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो कॉमन मैन को बताएं कि दिमाग का मामला सीरियस क्यों लेना सर? जैसा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पुट किया है। कुरान में आता है, इन्ना खलकनल इंसाना फी अहसनी तकवीम, मैंने इंसान को बेहतरीन हालत में पैदा किया। अगर आप किसी भी जानवर का इंसान के साथ अगर मुकाबला करें, तो बहुत सी कॉमन चीजें हैं। जानवर भी खाना खाता है, जानवर भी बच्चे पैदा करता है, जानवर भी भागता दौड़ता है, तो फर्क क्या है? फर्क बेसिकली इंसान में और जानवर में दिमाग का है। तो जो अशरफुल मखलूक़ात जो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, वो उसकी सिर्फ दिमाग की साख्त और दिमाग की फॉर्मेशन के मतलब है। दिमाग इतना नाजुक है, इसमें जो न्यूरॉन्स, या आप लेमैन टर्म्स में कह लें जो सेल्स एक दफा बन गए, अल्लाह ताला ने बना दिए, वो ना तो नए डाले जा सकते हैं, ना उनका एक दफा वो अगर डेड हो जाएं तो ना उनको ट्रीट किया जा सकता है। लिहाजा जब भी कोई बीमारी आए, तो बजाय कि मजीद सेल्स ब्रेन के जाया हों, बेहतर ये है कि आप फौरी तौर पर उसकी रेमेडी तलाश करें। अगर मैं आपकी ये बात को अगर अपनी लेमैन लैंग्वेज में करूं कि जी दिल का वैल्व तो चेंज हो सकता है, लेकिन दिमाग के जो सेल हैं वो चेंज नहीं हो सकते। एग्जैक्ट, जी बिल्कुल सही, बहुत उसका सही ट्रीटमेंट ही होना तशरीह। है, तो क्यों ना अगर ट्रीटमेंट कराना ही है, क्यों ना एज अर्ली एज पॉसिबल कराया जाए, ताकि मजीद कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए। एम आई राइट सर जी सेइंग दैट? जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह शेख साहब कि मैंने जब 30 साल पहले न्यूरोसर्जरी ज्वाइन की थी, तो उस वक्त कुछ उसकी तशखीस के सिलसिले में मशीनें, कुछ जो स्किल्स थी, कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, और ब्रेन सर्जरी उस वक्त इतनी सेफ नहीं थी। लेकिन विद द टाइम माइक्रोस्कोप के आने से, जदीद पूजा मशीन के आने से, बहुत सारी ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जिसकी वजह से अब ब्रेन की सर्जरी में वो ऐसी पेचीदगियां बहुत कम है। लेकिन शर्त इसमें फिर मैं वही कहूंगा कि अर्लियर यू कम द बेटर द रिकवरी। बेटर रिकवरी, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई एज की भी जो बीमारी हमने देखी है, ये सिम्टम हैं, ये तो कोई एज का फैक्टर शामिल है इसमें कि ये फलानी एज जी के बाद आप एक्सपेक्ट या सस्पेक्ट कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल बहुत आपने सही क्वेश्चन किया कि कुछ ऐसे दिमाग की प्रॉब्लम्स हैं या रसौलियां हैं कि जो बच्चों में ज्यादा कॉमन है। हमारा ये मुशाहिदा आया है कि जो 16 साल तक के बच्चे हैं, उनके दिमाग के पिछले हिस्से में रसौलियां बहुत कॉमन होती हैं, और जो अर्ली जवानी में 15 से 20 साल तक दिमाग की टीबी बहुत कॉमन है, और दिमाग की 25 से क्या सर? लेके दिमाग की टीबी? दिमाग की टीबी कह रहे हैं आप? दिमाग की टीबी, जी दिमाग की टीबी भी बहुत कॉमन है। और उसके बाद जो तकरीबन आप कह लें कि 35 साल से लेके 45 या 50 साल तक दिमाग की शरेयान फटना, जिसको हम सबरेक्टिनल हेमरेज कहते हैं, वो बहुत कॉमन है।
फिर ये है कि कुछ लोग जो हैं फिशारे खून या ब्लड प्रेशर को उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते, उसकी वजह से जो 60 साल के बाद दिमाग की शरेयान फटना जो है बहुत कॉमन। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बीमारियां कुछ उम्र के कुछ हिस्सों में ज्यादा होती। ठीक है। अच्छा सर, जो अभी आपने इसका कहा ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर है, मतलब मोस्ट कॉमन कॉज है जो दिमाग को जो डिस्टर्ब करती हैं, वो उसमें ब्लड प्रेशर इज नंबर 1 या ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ देम? ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ देम। ठीक सर, ब्लड प्रेशर मेरे भाई एक ऐसी चीज है, इट इज द साइलेंट किलर। अगर आप इसको अननोटिस, अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कोई ब्लड प्रेशर तो मुझे है, पर मुझे अलामत कोई नहीं है। नो, ब्लड प्रेशर आपका अगर फिशारे खून है, अलामत है या नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर की दवाई जरूर लेनी चाहिए। और ब्लड प्रेशर दिमाग अगर ये अनचेक रहा जाए तो ये दिमाग को, दिल को, गुर्दों को और आंखों को बहुत शदीद मुतासर कर सकता है। और जब एक दफा ये मुतासर कर दे तो फिर उसका प्रॉपर इलाज भी नहीं। तो कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट इज टू प्रिवेंट फ्रॉम स्नेक बाइट। बजाय ये कि हम ब्लड प्रेशर की पेचीदगी हो जाए तो हम उसका इलाज करें, क्यों ना हम एक सादा गोली में, जब आज से 30 साल पहले जब मैं हाउस जॉब कर रहा था, 4 टाइम गोलियां खानी पड़ती। ठीक है। आजकल आपने एक गोली खानी सारे दिन में, सारे दिन में और एक उससे गोली आपको खानी। ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ देम आपने फरमाया, तो और बाकी कौन सी जो मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है जो कि दिमाग की बीमारियों को जन्म देती हैं? दूसरी जो सर दर्द में जो हमारी फील्ड में दूसरी कॉमन काज आ जाती है, दिमाग की रसौलियां, दिमाग की शरेयान फटना। लेकिन अगर आप कॉमन प्रैक्टिस में कह लें तो ये हमारी जो एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है। आजकल आपको पता है सोसाइटी में एक्सपेक्टेशन लेवल लोगों का बहुत ज्यादा है, एक अनड्यू कंपटीशन की रेस है, सादा गजा और सादा जिंदगी से हम डेविएट होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आफ्टर ऑल दिमाग पे ही असर करेंगी ना। वो जो एंग्जाइटी है, जो दो फोन रख के हम साथ साथ गाड़ी भी चलाते हैं, साथ एक नाश्ता रास्ते में कर रहे होते हैं, इसका भी कोई दिमाग के जो कहते हैं, जो आप कहते हैं सेल्फ पे उसका इफेक्ट होता है? तो हम तो कहते हैं कि ये हम तो कहते हैं काफी है, काफी पी ली है, बहुत तेज है, मेरा दिमाग तेज हो गया, तेज भागने लगता है, और मेरा भी दिल करता है कि दो मैं सेल्फ पकड़ूं और गाड़ी तेज चलाऊं। डज इट अफेक्टिंग अवर ब्रेन सर? हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में कहते हैं कि डोंट फ्लॉग द वीक हॉर्स, ये कमजोर घोड़े पे चाबुक ना चलाएं। ये जो कॉफी है या चाय है या ज्यादा स्मोकिंग है या नशा है, ये बज़ाहिरन दिमाग को थोड़े अरसे के लिए स्टिमुलेट तो करता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इसका हमेशा दिमाग को नुकसान होता है। अच्छा अच्छा, ये जो हमारी हैबिट्स हैं सर, रूटीन में जो हम, ये हमारे जो सुनने वाले हैं व्यूज को, उनको जरूर मैं चाहूँगा आप जरूर हमें मशवरा दें कि हम अपनी रूटीन में क्या तब्दीली करें कि ये इस किस्म के इशू से अवॉइड कर सकते हैं। अपनी रूटीन में क्या क्या चीज बेहतर करें डॉक्टर साहब? रूटीन को बेहतर भी करें और सादा गज़ा। कहते हैं कि व्हेन यू वायलेट द नेचर, नेचर वायलेट्स यू। सबसे सादा गज़ा ये है कि आप मुतवाजन और सादा गज़ा खाएं। ये आपके KFC, मैकडोनल्ड, बर्गर, इस किस्म की पिज्जा, पीनट्स, इस किस्म की चीजों से हद्दुल वसा अवॉइड करें। दूसरी चीज ये है कि आप वॉक कम से कम 1 घंटा से लेके 90 मिनट्स तक वॉक, अपने जिस्म को 24 घंटे में से 1 से 1.5 घंटा जरूर सैर वॉक कीजिए, आप किसी भी उम्र के हिस्से में पहुंचो। और तीसरी बात ये है कि आप स्ट्रेस एंजाइटी से हद्दुल वसा अवॉइड करें। ठीक है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से अपने आप को हम अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन ये भी मैंने एक साहब मुझे मिले, तो उनकी ऐसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बाद में बात हो रही थी, तो व्हाट ही वाज सेइंग कि यार मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने मुझे दिमाग की दवाइयां दे दी हैं, जबकि मैं पागल तो नहीं हूं, मैं चंगा भला आदमी। तो वो तो क्या क्या हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन है पेशेंट्स में कि लोग समझते हैं कि मैं चंगा भला आदमी हूँ, दिमाग की दवाई क्यों खाऊं? बाकी तो चलो ठीक है, क्या दिमाग जिस्म का हिस्सा नहीं है डॉक्टर साहब? बेसिकली ये लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना एक सोशल स्टिग्मा लोग समझते हैं। लेकिन अगरचे ये साइकेट्री मेरी एग्जैक्ट फील्ड तो नहीं है, लेकिन जब भी आपको कोई डिप्रेशन और एंजाइटी हो तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है। आप जरूर, कोई नोबडी इज ए सुपरमैन, हर बंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और आजकल
साइकेट्री की फील्ड में भी बहुत सारे अच्छी मेडिसिन आ चुकी हैं और इस सिलसिले में साइकेट्रिस्ट से मिलने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 2-3 बार बल्कि बार-बार यही बात हुई कि रसोली कौन सी मतलब कि क्या रीजन क्या है इसके पैदा होने की, या कोई अंदर से कुछ जिस्म की एक नेचुरल डेवलपमेंट का कॉज है, या कोई पानी जैसे फलानी बीमारी पानी की वजह से है जी, फलानी बीमारी अब सांस की वजह से, ये रसोली की क्या रीजन हो सकती है डॉक्टर साहब? बिल्कुल लेमैन, रसौली की देखिए जी, आज तक लेमैन क्वेश्चन सर। जी, आज तक जो कैंसर की एग्जैक्ट एंड पिन पॉइंट काज तो कोई नहीं बता सके हम। लेकिन ये है कि वही मैं दोबारा अपनी बातों को रिपीट करने लगा हूँ कि जो हमारी हम चूंकि नेचर से डेविएट हो रहे हैं, हमारी मुतवाजन ग़िज़ा भी नहीं है, कुछ हमारी रेडिएशंस का इफेक्ट्स हैं, कुछ हमारी पॉल्यूशंस के इफेक्ट्स हैं, कुछ हमारी मेडिसिन्स के इफेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हमें पता भी नहीं है। तो इनकी वजह से ना रसौलियां बनती है। रसौली क्या है? रसौली ऐसे ही है कि जैसे हम हर हफ्ते नाखून काटते हैं, हर आपको पता है आप नाखून काट देते हैं, हर हफ्ते फिर उगाते हैं। लेकिन ये जो नाखूनों का दोबारा उगना, ये कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ है। लेकिन खुदा ना खास्ता को अल्लाह रहम करे, कोई ऐसा सेल जो कि अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ करना शुरू कर दे, तो जब वो अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ करना शुरू करेगा तो वो बॉडी के जो ताकत है वो खुद लेना शुरू कर, जैसे एक जड़ी बूटी है, तो फसल को खराब करती जाएगी। ठीक है, तो अनकोऑर्डिनेटेड जब ग्रोथ शुरू हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि दिस इज ट्यूमर। ट्यूमर। अक्सर जो ट्यूमर के बारे में अल्लाह ताला सबको बचाए, क्योंकि ये बड़ा सुनते हैं। अच्छा, किसी को अगर ट्यूमर का लफ्ज आ जाता है, खौफ आ जाता है, परेशानी हो जाती है, क्या ट्यूमर काबिल इलाज है और किस स्टेज तक है सर? बिल्कुल बिल्कुल, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि मुसीबत के वक्त घबराना उससे बड़ी मुसीबत है। पहली तो बात ये है कि अल्लाह ताला पे यकीन रखें, जो भी चीज आती है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है और हर चीज का अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ इलाज जरूर रखा होगा। सबसे पहली बात ये है कि आप प्रॉपर किसी डॉक्टर और न्यूरोसर्जन को दिखाएं, आप अपने तशखीस करवाएं, आप अपने टेस्ट हैं जिसमें आजकल बड़े लेटेस्ट गैजेट्स हैं, सीटी स्कैन है, हमारे एमआरआई मशीन है, हमारी एंजियोग्राफी है, बहुत सारे और टेस्ट हैं, उनसे करवा के फिर तशखीस करवाने के बाद फिर उसके साथ हम लोग पेशेंट के साथ काउंसलिंग करते हैं कि ये जो रसौली है इसकी ये टाइप हो सकती हैं, ये टाइप हो सकती हैं। फिर हम उसको निकालने का प्लान करते हैं, इसको ऐसे तरीके से निकाला जाए कि रसौली भी निकल जाए लेकिन ब्रेन डैमेज भी ना हो। ठीक है, ठीक है। कमर दर्द है, क्या उसका भी दिमाग के साथ कोई ताल्लुक है सर, या नहीं है पति? हाँ, जी जी, आप हैरान होंगे कि जो हमारा हराम मगज है, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन है वो हमारा दिमाग जो है वो हमारी सर के अंदर मौजूद है, और जो हराम मगज है वो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा जब भी कोई हराम मगज की प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट को कमर दर्द होनी शुरू हो जाएगी। तो कॉमनेस्ट काज जो हमारे न्यूरोसर्जरी में बैकएक्स की आती हैं वो शटिका पेन्स है, कि बाज़ औक़ात हमारे सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग पोस्टल, हमारी हैबिट्स ठीक नहीं है, हमारे बैठने का तरीका ठीक नहीं है, हमारे सोने का तरीका ठीक नहीं है। तो बाज़ औक़ात हमें ना जो हमारी डिस्क है वो स्लिप कर जाती है। डिस्क स्लिप करने से हमारी कमर दर्द और जो शटिका पेन या टांग की दर्द शुरू हो जाती है, और बाज़ औक़ात इतनी सीवियर होती है कि अद्वियात से इसको आराम नहीं आता, फिर हम इसको ऑपरेट कर देते हैं। अच्छा, चलेगा कि ये कमर दर्द जो है इसका दिमाग से साथ ताल्लुक है, या ये वाली कमर दर्द जो है इसका आप सिंपल जाके वहाँ पे अपना करवा लें, थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवा लें, लोकल ट्रीटमेंट करा लें तो ठीक हो जाएगा? व्हाट आर द रीजन, या कौन सा टेस्ट है जहाँ से पता चलेगा? सबसे पहली बात ये है कि कमर दर्द के सिलसिले में आप किसी भी माहिर डॉक्टर को मिलें। कमर दर्द को मामूली ना समझें। ठीक है। कमर दर्द की बहुत सारी किस्में हैं, और अगर आपको कमर दर्द persistent हो रही है तो आप फौरी तौर पर किसी भी माहिर डॉक्टर से जरूर मिलें। और अगर आपको शटिका पेन हो रही है तो अपने प्रॉपर टेस्ट करवाएं, जिसमें एमआरआई हम कहते हैं, लंबोसाइकल स्पाइन का। एमआरआई करवाने के बाद, एमआरआई जो आजकल इतना पिन पॉइंट और फिक्स डायग्नोसिस कर देती है कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है, बल्कि पेशेंट खुद देख सकता है कि ये मेरी डिस्क है और ये फिर हम उसके हिसाब से उसकी फिर इलाज शुरू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिस्क स्लिप अगर हो तो हम अद्वियात से 90% तक ठीक कर लेते हैं, लेकिन 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको फिर हम सर्जरी की जरूरत पड़ती है। फिर हम उसकी सर्जरी करके, बहुत सारे लोगों में मिसकॉन्सेप्ट्स हैं कि डॉक्टर साहब सर्जरी करने के बाद टांगे मारी जाएंगी, डॉक्टर साहब सर्जरी करने के बाद मैं शायद वजन नहीं उठा सकूंगी, ये सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं।
आजकल लेटेस्ट गैजेट्स आ गए हुए हैं, सर्जरी करने के बाद आप प्रॉपर फिजियोथेरापी करने के बाद आप कायदा चल फिर सकते हैं। वल्लाह रहम करे, वो जो टांगे मारने वाला कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल गलत और मिसनोमर। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जो जो आधे सर की दर्द है, ये जी जी। इसका भी न्यूरो सर्जरी से कुछ ताल्लुक है? ये आधे सर में कई कई लोग होते हैं, उन्हें सर पे हो रही है जी, पुराना बंदे सिर्फ गोली खा लेता है, सो जाता है, क्योंकि वो आधे सर की दर्द हो रही है उसको। एक तो आधे सर की दर्द है जो कि आप डायग्नोस्ड केस ऑफ माइग्रेन कहते हैं। जी जी, इसके माइग्रेन। लिए तो ज्यादातर माइग्रेन है, ज्यादातर लोग फिजिशियन के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको अगेन आपको पॉइंट ऑफ कॉशन दूंगा कि अगर आधे सर की दर्द भी परसिस्टेंट हो रही है और ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही, तो यू मस्ट कंसल्ट न्यूरोसर्जन। ये ना हो कि हम उसको मिग्रेन मिग्रेन समझते रहे, अल्टीमेटली नीचे कोई ब्रेन ट्यूमर निकला हो। वैसे और कोई इस बारे में आप कोई अपने माशाल्लाह एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, को कोई गाइड करना चाहे कि एक कॉमन मैन क्या क्या चीजें, जो वो तो आपने बता दी, अवॉइड करे कि वो अपनी इन छोटी छोटी या बड़े बड़े मसलों से बच सकता है, किन चीजों से बच सकता है, व्हाट मस्ट बी अवॉइडेड सर? हमारे पास मेरे भाई आजकल ना फालिज बहुत कॉमन हो गया है, और फालिज की सबसे जो कॉमनेस्ट टाइप आ रही है वो शरेयान का फट फट जाने की वजह से आ रही है। ठीक है। और मेरा तजुर्बा ये है कि जिन लोगों की शरेयान फटती है उसपे से 90% लोग जो होते हैं वो या तो उनको पहले पता ही नहीं होता कि हमारा ब्लड प्रेशर था, हम्म। या अगर पता भी है तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते। ठीक है। तो मेरा एक ही आपसे इन सब लोगों, आपकी तो से लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको ब्लड प्रेशर हो जाए, भले उसकी कोई अलामत हुए, भले उसकी अलामत ना हुए, ब्लड प्रेशर की अद्वियात जरूर, और अपने आप को प्रॉपर चेकअप करवाएं। एक हेल्दी लाइफ गुजारें जिसमें मुतवाजन गजा, जिसमें हम्म। प्रॉपर 1 घंटा 1.5 घंटा वॉक, और जिसमें आपकी स्ट्रेस एंजाइटी और अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाते हैं। जबरदस्त डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बड़े मुख्तसर से वक्त में आपने बड़ी बड़ी अच्छे में मशवरे दिए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। एक एक बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, हेल्थी लाइफस्टाइल, कि आप हेल्थी लाइफस्टाइल बनाएं। इट डजंट मीन कि इसके लिए पैसे खर्च होते हैं, जो जो हम अफोर्ड कर सकें वो। हेल्थी लाइफस्टाइल मीन जिसमें वॉक लाजमी है, जिसमें एक्सरसाइज लाजमी है, और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी से बचें। ये तो वो चीजें हैं जो हमारे अपने हाथ में। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत लेडीज एंड जेंटलमैन सेहत दी है, अगर हम अपनी सेहत को ओवर स्ट्रेस पे ले जाएंगे तो टेंशन लेंगे, स्ट्रेसेस में चले जाएंगे, 24 घंटे की बजाय उसको 50 घंटे एक दिन में करने की कोशिश करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। डॉक्टर साहब इतने माहर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने इतना कुछ बता दिया है। डॉक्टर साहब, आप कोई कोई एक टैग लाइन इसमें ऐड करना चाहेंगे जो अभी मैंने बात की है, सो दैट हम इसको कंक्लूड करें? मैं कुछ लोग कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, मैं एज ए डॉक्टर कह रहा हूं कि अपना मेडिकल ख्याल, माशाल्लाह, अपना अपनी सेहत का ख्याल। अपनी सेहत का ख्याल रखें। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला डॉक्टर साहब आपको डेफिनेटली अच्छी अच्छी बातें शेयर करने का अल्लाह ताला आपको बहुत जरूर अजर देगा, और आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। ख़वातीन हज़रात, सेहत बहुत खूबसूरत नेमत है, जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, सेहत उससे भी ज्यादा अच्छी नेमत है। इसको हमने मेंटेन करना है। डॉक्टर साहब ने यही हमें बताया कि हमने अच्छी सेहत को कैसे मेंटेन करना है, तो इसको आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको, हम सबको अच्छी बातें करने की, अच्छी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करने की, अच्छे अच्छे एक दूसरे के साथ ये मशवरे देने की तौफीक हमारे। और ये जो डॉक्टर साहब ने बातें की हैं, अगर आप इसको सुनेंगे, इसको शेयर कीजिए, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये मैसेज दूसरे तक पहुंचे। छोटे छोटे हेल्थ टिप्स होते हैं जिससे हमारी जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया शो में आने का। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा किसी शो में दोबारा, हेल्थ शो में अच्छे पैगाम के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।